बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, मुल्क के अंदर कोई वाक़या रूनमा हो जाए तो उसकी मवाफ़क़त में और मुखालफत में लोग सामने आते हैं। सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ जाती है, तावीलें दी जाती हैं और दलीलें दी जाती हैं। उसके बाद फिर पे दर पे वाक़यात हों तो कुछ अफराद उसकी कड़ियाँ गुज़श्ता वाक़े से जोड़ते हैं और फिर उस पर तावीलें देना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप किसी एक वाक़े की बिना पर इस मुआशरे के तमाम मर्दों को भेड़िया नहीं कह सकते। आप किसी एक वाक़े की बिना पर इस तमाम मुआशरे की औरतों को बेहया नहीं कह सकते। हर वाक़े की नौइयत अलग से है। आप एक वाक़े को दूसरे की मिसाल और तावील दे के आगे नहीं बढ़ा सकते। बेमिसाल यहाँ पे मिसालें मौजूद हैं कि जिसकी बिना पर आइंदा की हिकमत अमली तरतीब दी जा सकती है, मुआशरे की अखलाकी इकदार का तयन किया जा सकता है। मुआशरे के अंदर वो भेड़िए मौजूद हैं जो इज्जतों को तार तार करते हैं, उन्हें करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। किसी एक वाकई की बिना पर किसी दूसरे वाकई की तहकीकात में खलल नहीं आना चाहिए। इसी पर ही बात करेंगे। 14 अगस्त को रूनमा होने वाला जो वाकया था, उसके बाद फिर एक बहुत बहस चली उस औरत के हक में और उसकी मुखालिफत में बातें होती रही। टिकटॉकर आयशा का साथी रैम्बो उसके करीब आता है। वो उसके कान में कहती है कि यहाँ की तमाम वीडियो बना लो, तमाम सिस्टम की, मगर छुप के। वो आगे से कहता है कि ये वीडियो हम लगा नहीं सकते। वो कहती है कि तुम वीडियो बनाओ। जब ये एक निजी टीवी चैनल को दिया गया इंटरव्यू का वक्त था कि वो जब इंटरव्यू का आगाज करती है तो उसका भाई आता है। वो ये कहता है कि वालिदा अस्पताल में दाखिल है, इंटरव्यू बाद में दे लेना, पहले वहां पे चलते हैं। अब ये एक फेम को लेके बातें चल रही हैं और दूसरी तरफ लाहौर शहर के अंदर मौजूदा सूरत हाल और मौजूदा वाकयात, आप उनको अलग रखिए और इसको अलग रखिए। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, इस वीडियो पे आप क्या तबसरा करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, इस वीडियो पे दो तबसरे हैं। पहली बात कि इसकी वालदा बीमार नहीं है। ये भी क्या कमाल की टिकटॉकर है कि उसने हर इंटरव्यू को, हर चीज़ को कमाल का मैनेज किया है। मुझे एक बताएं एक चीज़, एक निजी टीवी पे आपका प्रोग्राम चल रहा हो, इंटरव्यू हो, आपको बुलाया गया हो, उसके स्टूडियो तक पहुंचने की क्या किसी आम आदमी तक हिम्मत होगी, रसाई होगी? नहीं होती। नहीं होती। इसका एक भाई नीचे से आता है, सीधा स्टूडियो में चला गया है, जब माइक लग चुका है, सारा कुछ लग चुका है, और जाके उसे कह रहा है। क्या प्लानिंग है, मैं कहता हूँ इस टिकटॉकर की, क्या खूबसूरती है इस काम में इसकी, क्या मैं कहता हूँ कमाल हो गया। देखिए, इसी लाहौर शहर के अंदर आज एक वाक़या हुआ। माँ और बेटी के साथ दो अफराद ने ज़बरदस्ती ज़्यादती की। पुलिस ने, DSP जवेद सदीक ने, CCP लाहौर ने, इन्होंने दिन रात मेहनत की और मेहनत करके उस मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया। आज का वाक़या ना, गिरफ़्तार कर लिया, फौरी एक्शन। ऐसा कभी होता नहीं, इतनी जल्दी नहीं पकड़े जाते, लेकिन पुलिस ने अपनी एफिशिएंसी दिखाई, गिरफ़्तार हो गई। ये था एक जेन्युइन वाक़या जिसमें हो गया। अब ज़रा एक वीडियो आपने दिखाई, इस वीडियो में आप गौर करें कि वो क्या हो रही। एक मज़लूम औरत एक जुल्म के ख़िलाफ़ एक टीवी चैनल पे जा रही है और जाके वहाँ पे निजी टीवी चैनल पे जाके उसने अपना दुखड़ा बयान करना, मेरे साथ ज़्यादती हुई है। वो पूरा इंटरव्यू आपने भी देखा, मैंने भी देखा। अब वो क्या कह रही है, उस रैम्बो को वीडियो रिकॉर्ड कर लें। भाई, ये क्या कि म्यूज़िकल प्रोग्राम हो रहा था। आप एक चैनल पे, निजी चैनल पे जा रही हैं, उसका जो प्रोग्राम नशर होगा आप उसे निकाल सकते हैं, नेट से निकाल सकती हैं। आप देखें कि हर चीज़ में कैसी यासर बनावट है, हर चीज़ में। अब सर पे पर्दा, मैं फिर कह रहा हूँ, हम उन लोगों को कह रहे हैं इबरत का निशाना बना दे जिन्होंने इनके साथ मीनार पाकिस्तान पे ज़्यादती की, जिन्होंने बदतमीज़ी की, जिन्होंने बहूदगी की, लेकिन साथ साथ उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए जो इसमें सहूलतकार बना, जिसने दावते गुनाह दी। अब मुझे बताएं, इसके बाद एक और वीडियो है। हम वो पूरी वीडियो मुकम्मल दिखा तो नहीं सकते, लेकिन मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा कि वो ज़रा रैम्बो की एक वीडियो दिखा दें, थोड़ी सी आवाज़ सुना दें, बाकी हम प्लग कर देंगे, वो नहीं दिखाएंगे। ये रैम्बो साहब हैं जी, और ये इतनी एक बहुदा किस्म की इनकी एक वीडियो है जो हम सोशल मीडिया पे गर्दिशकारी है, जो हम किसी सूरत में हम नहीं दिखा सकते। और ये जिस वक्त ये रैम्बो, ये वीडियो उस घर की है जो इसका अपना घर नहीं है। अब मैं चाहूँगा इसका बीबी का जो असल अपना घर है वो भी दिखा दिया जाए। ये है अपना घर,
ये है टिकटॉकर आयशा का अपना घर, जहाँ पे वो रहायश पजीर है। ये इस घर का दरवाज़ा है जहाँ पे वो रहायश पजीर है। और इस बीबी की पूरी एक फैमिली है, भाई हैं, बहनें हैं, खुद है, और कागज़ों में ये नर्सिंग हॉस्टल में रहती है। कागज़ों में ये नर्सिंग हॉस्टल में रहती है। अब इसकी बहुत सी वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। आज थाना शाहदरा में इनके खिलाफ एक एप्लीकेशन भी दे दी गई है अंदराजी मुकदमा की, ये भी हो गया है। अब एक मैं चाहूँगा तहरीर जो इन्होंने, इस बीबी ने खुद थाना लारी अड्डा में लिख के दी, FIR के हवाले से जो कुछ लिख के दिया वो भी आप ज़रा स्क्रीन पे देख लें, तो उस तहरीर में आपको नज़र आ जाएगा कि ये बीबी खुद उस तहरीर में कह रही है। ये हमारी स्क्रीन पे अभी वो तहरीर भी आ जाती है। इस तहरीर में ये बीबी खुद कह रही है कि मेरे साथ 7 से 8 लोग थे, मेरे साथी 7 से 8 लोग जो है वो मेरे साथी जो हैं वो मेरे साथ थे। जब ये खुद उस तहरीर में कहती है तो उसके बाद अगला तमाशा क्या होता है। अब मैं यासर आपको एक बहुत बड़ी स्टोरी देने जा रहा हूँ, बड़ी खबर साहब। यहाँ पे हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि इस लड़की के, मुतासिरा लड़की के घर का मंजरनामा और ये तमाम तस्वीर, ये हम उस अखलाकी इक़दार पे यकीन रखते हैं कि जिसके तहत पैमरा के कवानीन भी हैं कि आप मुतासिरा लड़की की शक्ल नहीं दिखा सकते, लेकिन अगर विक्टिम खुद कहे और इसरार करे कि मेरी तस्वीर दिखाई जाए और उस तरह की हरकत करे, तो उस पे हम क्या कर सकते हैं। आप ये देखिए कि मौजूदा जो आज का वाकया है, क्या किसी ने विक्टिम की तस्वीर देखी? मोटरवे पर जो वाकया हुआ, क्या किसी ने विक्टिम की तस्वीर देखी? किसी ने नहीं देखी। लेकिन यहां पे बात हो रही है कि आपका बाद में अखलाक क्या है, आप क्या करना चाहते हैं और अवाम को क्या दिखाना चाहते हैं। जी राना साहब। नहीं सर, अब कहानी यहां से शुरू होती है कि जब ये निकलती हैं तो ये आकर इनकी गाड़ी, रिक्शा, मोटरसाइकिलें जिसमें ये लोग आते हैं, एक गाड़ी है, मोटरसाइकिलें हैं और 2 रिक्शे हैं। ये लोग आके आज़ादी चौक के गेट नंबर 1 जो मेन गेट है जिससे अंदर दाखिल हो रहे हैं, वहाँ पे ये रुकते हैं। वहाँ पर रुककर प्लानिंग ये है कि ये लोग आगे आगे चलेंगे, लड़के इनके साथ साथ होंगे, लड़के इसके साथ सेल्फियाँ बनाएंगे और ये 8 से 10 लड़के इनके साथ हो गए। 6 से 8 तो ये खुद कह रही हैं। उस एप्लीकेशन में प्रोड्यूसर साहब से मैं कहूँगा इनके पास वो एप्लीकेशन है जो थाने में इन्होंने लिख के साइन करके दी, वो भी ज़रूर दिखाएं, जिसमें खुद ये इकरार कर रही हैं। अब वो लड़के इनके साथ सेल्फियाँ बनाएंगे। उन्हीं लड़कों में से 1 या 2 लड़के जानबूझ के छेड़छाड़ी करेंगे और उसको देख के बहुत से लड़के इन पर हल्ला बोलेंगे। जब हल्ला बोला जाएगा तो इनके अपने ही जो साथी साथ आए हैं वो यासर उसकी वीडियो बनाएंगे। अब ये गए वहाँ पे, ये सारा कुछ हुआ तो एक वहाँ पर नौजवान थे जो दरिंदगी के, जिन्होंने मुजाहरा किया। उन्होंने उस दरिंदगी के मुजाहरे पे के बाद ये सारी कौम के लिए बाइस शर्म बन गया कि यह हरकत क्या हुआ। 14 अगस्त को ऐसा नहीं होना चाहिए था, बड़ा खौफनाक हुआ। और उन लोगों को मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, सख्त तरीन सज़ा मिलनी चाहिए। और ये FIR नहीं, वो जो इसने एप्लीकेशन दी थी वो दिखाएंगे ज़रूर कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब आहिस्ता आहिस्ता जब हम आगे चले, ये वहाँ से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद अब मैं आपको कहानी की तरफ, असल सूरत हाल की तरफ लेके जा रहा हूँ। वहाँ से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद बकौल इस मोहतरमा के बड़े करीबी अजीज जो इनके घर में रहते हैं, उनके बकौल कि जनाब ये सीधी गाड़ी आ जाती हैं, हॉस्पिटल नहीं जाती। उस दिन हॉस्पिटल से इनकी छुट्टी है। अगले दिन एमरजेंसी में ये ड्यूटी करती हैं, उसके अगले दिन ड्यूटी करती हैं, फिर ड्यूटी करती हैं। उस दौरान में ये वीडियोस का जायज़ा लिया जाता है। या सर, जो वीडियोस बनती हैं, अब ये देखते हैं कि वक़्त कौन सा होगा, वक़्त का तयन किया जाएगा। फिर रात के 1:30 से 2 बजे करतबा चौक में जाती हैं। वहाँ से कौन इनको गाइड करता है, कहाँ लेकर जाता है, उसके बाद अचानक से ये एक मंजरनामा आ जाता है। आज मेरे पास एक ऐसे शख्स ने, पुलिस अफसर ने इंकशाफ किया और उसके बाद मुझे वो चीज़ दिखाई। उसने कहा आपको पता है ये रैम्बो कौन है? मैंने कहा जी उसकी, वो कहती है कि रैम्बो मेरा साथी है और वो कह रहे हैं किसी जगह मैंने पढ़ा है कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि बड़ा गरीब है और इसके अखराजात भी मैं उठाती हूँ। तो अच्छा, अखराजात तो तब उठाए जाते हैं या सर आप खुद बहुत अमीर हो, आपके पास बहुत पैसा हो, आप खुद एक हॉस्पिटल में नर्स हैं और आपके पास इतने पैसे भी नहीं हैं। इस इवेंट से पहले आपके इतने फॉलोअर्स भी नहीं थे। इस इवेंट से पहले आपके कोई ऐसा टिकटॉक भी नहीं था कि जो बहुत हिट हुआ हो। फिर उसके बाद आपका मरी जाना, मुख्तलिफ जगह पे जाना, वो और कई ऐसे घरों की वीडियोस कि जिसको देख कर ज़हन बिल्कुल हो जाता है। मुझे हमारे पास एक ऐसी पुलिस अफसर ने हमें एक ऐसी वीडियो दिखाई कि एक शख्स जो है वो कहता है जी कि मैंने इस रैम्बो को, या सर ये बहुत बड़ी बात है, उसने कहा इस रैम्बो ने मुझे बुला के हमने एक दावत में बैठे, तस्वीरें खींची
और कोई बहुत सी बातें बूतें हुई, और उसके बाद मुझे इसने एक तस्वीरें भेज दी कि ये तस्वीरें देख लो, ये तुम्हारी फैमिली को चली गई तो उसके बाद तुम्हारा क्या हाल होगा। कहता मैंने उससे डरते हुए मैंने 1.5 लाख रुपया दिया। उस बंदे का नाम नहीं मालूंगा, उस बंदे का तल्लक फजल बारिक शादबाग से। रैम्बो को 1.5 लाख जी रैम्बो को 1.5 लाख रुपया दिया, और उसमें उस बंदे के बकौल की ये मोहतरमा भी उसमें थी। देखिए औरत हमारी सबसे बड़ी इज्जत है, हम और औरत हमारे सिर का ताज है। औरत के लिए जान भी कुर्बान है, वो हमारी बहन है, हमारी माँ है, हमारी बेटी है। इस मुल्क की औरतें बेहतरीन औरतें हैं, माँ सिवाय चंद ऐसी औरतें जो इस मुल्क में मुल्क के लिए बदनामी का सबब बन रही है। इसी तरह इस मुल्क के मर्द बेहतरीन हैं, चंद उन मर्दों के अलावा जो दरिंदगी करते हैं, जिनको इबरत का निशान बनाना चाहिए। अब ये सारा खेल एक प्लांट था यासर। अब वो शख्स जिसने मुझे कहा, वो ये पुलिस अफसर ने मुझे दिखाई है चीज़, उसने कहा जनाब आप मुझे बताएं। मैंने उन्हें कहा कि फिर आपने इस पर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की, आप इनको पकड़ क्यों नहीं रहे, आप दूसरी तरफ क्यों नहीं कार्य कर रहे। तो उसने कहा कि जनाब राना साहब अभी ये मामला अगर हम उस तरफ लेके जाते हैं, दूसरी तफ्तीशें करते हैं, तो फिर जहन में रखिएगा मामला कुछ NGOs ने उठा लेना है और हमें कहना है कि हम जानबूझ के कर रहे हैं। मैंने कहा जानबूझ के क्यों, इंसाफ तो ना चाहिए। उन्होंने कहा इंसाफ होगा, थोड़ा पहले हमें उन दरिंदों को पकड़ लेने दे। वो दरिंदे पकड़े गए। अब इन दरिंदों में से ये जो लड़का इशारा कर रहा है, आपको फुटेज नजर आ रहा है, पता है इसने क्या कहा? इसने कहा जनाब हमें तो पकड़ा, जरा उसको भी पकड़े। पहले तो उन 6 से 8 टिकटॉकर्स के साथियों को क्यों नहीं शामिल तफ्तीश किया गया? अभी तक मेरा लाहौर पुलिस से एक सवाल है कि आपने अपने अफसर तो मुअत्तल कर दिए, लेकिन उन 6 टिकटॉकर्स को या 8 को क्यों नहीं पकड़ा गया जो इनके साथ आए थे? इस रैम्बो को क्यों नहीं शामिल तफ्तीश किया जा रहा? रैम्बो का घर कहाँ है, रैम्बो रहता कहाँ पे? एक वीडियो जो हम दिखा रहे हैं, जिसको हम मुकम्मल तौर पे नहीं दिखा सकते, उस वीडियो के बाद क्या कुछ चीज़ रह जाती है? और मोहतरमा के उस चैनल, ये जो वीडियो हम दिखा रहे हैं, इसको मुकम्मल नहीं दिखाया जा सकता, इसके बाद कुछ चीज़ रह जाती है। बकौल आयशा अकरम ये मेरा छोटा भाई है और बकौल रैम्बो वो मेरी बहन है। बहुत अच्छा, अगर ये बहन है तो मुझे बताए जो बाहर घर में भाई बैठे हैं वो आपको किसी मुकदमे में नजर आए हैं? आपको किसी अदालत में नजर आए हैं? आपको किसी और जगह नजर आए हैं? आपको किसी और जगह चीखो पुकार करते नजर आए हैं? किसी और जगह एहतजाज करते नजर आए हैं? किसी और जगह अपनी बहन के साथ नजर आए हैं? क्या ये अकेला भाई है? अगर अकेला भाई है तो कौन सा ऐसा भाई है जो बहन के साथ ऐसे ऐसे टिकटॉक बनाता है कि बहन मुंह पे हाथ फेरे, बहन उसे कुछ कहे, बहन उसे कुछ कहे? कैसे हो सकते हैं? ये मुमकिन नहीं है यासर, ये मुमकिन नहीं है। ये मामला कुछ और था। मेरे पास जो इतला है, ये ब्लैकमेलिंग का एक लंबा सफ़र था, करते करते यहाँ तक पहुँचे। और अब क्या होगा, चलें अगली मैं बात तो आपको बता दूँ। अब ये पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगी यासर साहब, अब ये पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगी। कुछ NGOs जो हैं इसका सहारा लेकर, इसको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की बदनामी की इंतहा करेंगी। जिन्होंने मुझे नज़र आया कुछ NGO बड़ी शोर मचा रही थी, काश उनमें से कुछ NGO में से कोई एक NGO जो है वो आफिया सदीकी के लिए भी शोर मचाती। काश उन NGOs में से कुछ NGOs जो हैं उन मासूम बच्चियों के लिए भी शोर मचाती जिनके साथ ज़्यादती होती रही है और जिनके मुल्ज़मान भी गिरफ़्तार होते रहे, लेकिन जब तक गिरफ़्तार नहीं होते रहे उनके लिए शोर नहीं मचता रहा। काश ये NGOs जो हैं आज उन 2 मज़लूम औरतों जिनके मुल्ज़मों को गिरफ़्तार पुलिस ने कर लिया है उनके मुकदमा लड़ने के लिए भी जाती, लेकिन क्योंकि इसमें पाकिस्तान की बदनामी होनी थी, इसमें पाकिस्तान की बदनामी की जानी थी, तो ये सारा खेल था यासर। मैंने आपको बता दिया असल खेल घर से चले, क्या प्लानिंग थी, फिर बाहर निकला। चले मैं आपको एक और बता दूं, जिस औरत के साथ इतना बड़ा सान्या हो जाए, क्या अगले दिन वो काम पे जाएंगी? अगले दिन वो काम पे जाकर अपने दोस्तों से, साथियों से शेयर करेंगी कि नहीं? ये वो एप्लीकेशन है, ज़रा एप्लीकेशन पढ़ लें। इसमें ये खुद लिखती हैं आयशा अकरम, इसमें क्या लिख रही हैं? इसमें लिख रही हैं कि हम वहाँ पे गए, मेरे साथ, खुद देख ले तादाद क्या लिख रही हैं, 6 से 8 इनके दोस्त। ये नहीं कह रही कि टिकटॉकर हैं, ये नहीं कह रही मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त थे। अब दोस्त मुझे बताएं किन के होते हैं? दोस्त किन के होते हैं? कभी कोई लड़कियां अपने दोस्तों के साथ पार्कों में जाती हैं? या सर मुझे बताएं ना, जाती हैं। अब ये जो 6 या 8 लोग थे, अगर ये छुराते रहे हैं तो इनके फिर भी बयान लेने चाहिए कि जनाब आपने किस किस को देखा। अगर इन्होंने नहीं छुड़ाया और ये बाकायदा प्लानिंग के तहत वीडियो बनाते रहे और फिर उसी वीडियो को किसी तरीके से सोशल मीडिया पे अपलोड किया गया, तो फिर समझ आ जाती है बात कि कौन किस रंग में कैसा था। हमारा प्रोग्राम करने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है यासर कि हम किसी की इज्जत को उछालें।
हमारा ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि मुलजमान को रायत मिले, मैं तो कह रहा हूँ गिरफ्तार मुलजमान को इबरतनाक सजा मिले, लेकिन जो और भी इसमें मुलव्वस है, जिसने ये प्लानिंग की है, उसको भी तो सज़ा मिलनी चाहिए ना। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, इसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या इस कलमा तैयबा की बुनियाद पे बनने वाले पाकिस्तान में जो लोग ऐसा करते हैं, मैंने तो आपके आगे खील के रख दिए सारी बात, पुलिस करे ना ज़रा उस शख्स से भी ला के बयान ले जो कहता है मैंने रैम्बो को 1.5 लाख रुपया दिया। ज़रा रैम्बो से भी तफ्तीश करे, पता चलेगा कितने लोगों से कितने पैसे लिए, वो 1.5 लाख रुपया किसकी तस्वीर किसके साथ लगा कर लिया। ये भी तो होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए यासर। और रैम्बो की ये जो वीडियो हम जो दिखा रहे हैं, ब्रक करके दिखा रहे हैं, वो उस वीडियो के बाद क्या FIR नहीं होती? मुझे बताएं कि बल्कि हर उस वीडियो के बाद जो इनकी टिकटॉक पे है FIR नहीं होती, और तो टिकटॉकर ऐसा नहीं करती। और हम सोशल मीडिया ऐप्स के खिलाफ नहीं हैं। सोशल मीडिया ऐप्स पर बेशुमार नौजवान लड़के और लड़कियां ऐसी हैं जो मजाक के तौर पे वीडियो बनाती हैं, लेकिन उसमें उरियानी व फहाशी नहीं होती। हम उनके हरगिज़ खिलाफ नहीं हैं, ना ही हम किसी एक वाक़े का दिफा कर रहे हैं और ना ही किसी की मजम्मत कर रहे हैं। हम सिर्फ वो वाक़यात की तर्जुमानी कर रहे हैं कि जो इसके पीछे सबब बना, बुनियाद क्या थी और जिसके बारे में अब सोशल मीडिया पे हंगामा बरपा है। आप खुद कीजिए कि कौन गलत था, कौन सही है, सही रास्ते की तरफ हम कैसे चल सकते हैं। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, अब बात करेंगे अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल की। काबुल एयरपोर्ट पर अभी भी अफरा तफरी है, अफगान शहरियों का वहाँ पर रश दिखाई देता है। दूसरी जानिब कुछ सूबे और अजला ऐसे हैं जहाँ पर बगावत का भी खदशा है, जिसमें देसाले है, पंशेर है। तो यहाँ पर अभी भी तालिबान इस नौइयत पे और इस इक़दाम पे यकीन रखते हैं कि हम उनके साथ मुफाहमत के साथ आगे बढ़ जाएं, लेकिन सूरत हाल किस नहज पे पहुंचेगी। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन का यह कहना है कि 20 साल जंग जारी रखने के बाद यह बेहतरीन फैसला था कि हम वहां से अब निकल जाते, क्या मजीद 10 साल वहां पे रुकते। उनका यह कहना था कि दुनिया याद रखेगी कि यह बेहतरीन फैसला है। तो अफगानिस्तान में इस वक्त मुआशी सूरत हाल क्या है? लोग वहां के परेशान हैं कि महंगाई बढ़ रही है, अफगानी करेंसी की जो वक़्त है वो कम हो रही है। तो इस पूरे मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक वफाकी सेक्रेटरी डॉक्टर इकबाल साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, जो मौजूदा सिचुएशन है अफगानिस्तान की, आप क्या समझते हैं कि तालिबान का कंट्रोल क्या पूरे अफगानिस्तान पर हो जाएगा? क्या ये अमरीकी फौजियों या नेटो फोर्सेस के इनखला के बाद ये अपनी हुकूमत तश्कील देंगे या इसी दौरान ये हुकूमत तश्कील दे देंगे? बहुत बहुत शुक्रिया जी। इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्होंने तालिबान ने ये वाज़े तौर पर कहा है कि जब तक आखिरी सिपाही वापस नहीं चला जाता उस वक्त तक हम अपनी हुकूमत तश्कील नहीं देंगे। बल्कि ये कहना चाहिए कि उन्होंने एक अल्टीमेटम दे दिया है कि 31 अगस्त तक अगर जो गैर मुल्की फ़ौजें हैं वो अफ़गानिस्तान से नहीं निकलती तो उनको इसके नताइज भी भुगतना पड़ेंगे। इससे ये ज़ाहिर होता है कि तालिबान डिटरमिन्ड हैं कि गैर मुल्की फ़ौजें जो है वो फौरी तौर पर बाहर चली जाएं ताकि हम उसके बाद अपना काम जो है वो कर सकें। अब सूरत हाल जो आपने बयान की है कि इस वक्त काबुल और ख़ासतौर पूरे अफ़गानिस्तान में सूरत हाल जो है वो माशी तौर पर और अशिया खुर्दनोश की फराहमी के लिहाज से और दूसरे उससे कोई इतनी हौसला अफजा नहीं है, इसलिए कि इस वक्त एक गैर यकीनी की कैफियत है। तालिबान ने अपनी हुकूमत बनाई नहीं है, अशरफ गनी अफ़गानिस्तान छोड़कर जा चुके हैं और गैर मुल्की फ़ौजें अपना जो बाकी बचा हुआ सासा है उसको समेटने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स की हद तक अपने लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए भी वो अभी तक कामयाबी हासिल नहीं कर सके। काबुल एयरपोर्ट पर अभी जो लेटेस्ट इत्तलात आई हैं उसके मुताबिक बहुत सूरत हाल कशीदा हो रही है क्योंकि वहाँ पर फायरिंग और इस किस्म के वाक़यात भी हुए हैं। तो ये तमाम सूरत हाल ये बताती है कि एक पैनिक की कैफियत है, एक ऐसी कैफियत है कि जिसको तसल्ली बख्श नहीं कहा जा सकता। और इवन अफ़गानिस्तान के कुछ नुकन कॉर्नर से अब तालिबान के ख़िलाफ़ भी कुछ आवाज़ें जो है वो उठ रही हैं। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें आलमी बरादरी को बिलअमूम अमेरिका को और उसके साथ फिर जो ख़ित्ते के ममालिक हैं, जो अफ़गानिस्तान के इर्द गिर्द ममालिक हैं,
उनको ये चाहिए होगा कि वो ऐसे लाहेमल इख्तियार करें कि जिसमें तालिबान को सपोर्ट दी जाए। तालिबान को चाहिए कि वो मकामी तौर पर जो अफ़गानिस्तान में जितने पावरफुल ग्रुप्स हैं उनके साथ मिलकर एक मुफाहमती तरीके से आगे बढ़ें, क्योंकि ज़ाहिर है पूरे अफ़गानिस्तान में उनका इस तरीके से होल्ड नहीं है जिस तरह से वो समझ रहे हैं। और दूसरा ये है कि उनको हुकूमत में शेयरिंग करनी चाहिए और बाकी जितने जहाँ जहाँ जिसका हिस्सा बकदर जुस्सा बनता है उनको हुकूमत में वो शामिल करें। डॉक्टर साहब, और उसके बाद अशरफ गनी जो हैं, आखिरकार उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात का ही इंतखाब क्यों किया? क्या वो खुद वहाँ गए, उनको वहाँ भेजा गया, वो उन्हें भारत या अमेरिका क्यों नहीं गए, या यहाँ पे रहने के कुछ अरसे बाद वो कहीं शिफ्ट होंगे? देखिए वो ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि या तो वो अमेरिका जाते या किसी ऐसे मुल्क में, वो क्यों गए हैं ये बड़ा एक सवाल है, बड़ा एक अहम सवाल है कि वो इतना नज़दीक बैठे हैं कि क्या वो आगे कोई अपने लिए कोई और चीज़ देख रहे हैं कि शायद वो फौरी तौर पर वहाँ से वापस पहुँचे। मैं समझता हूँ कि अशरफ गनी का रोल इस वक्त जो है वो अफ़गानिस्तान में शायद मुस्तक़बिल करीब में वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो एक ऐसे हालात में पूरे मुल्क को अपने मुल्क को छोड़ कर गए हैं। वो सदर रहे हैं बहुत अरसा, वो अपनी पॉलिसीज़ यहाँ पर चलाते रहे हैं और उसके बाद मुज़ाकरात में बाकी माशी पॉलिसीज़ में और उसमें वो हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे हैं। और ख़ास तौर पर उनकी पॉलिसियों की वजह से जो नेगेटिविटी अफ़गानिस्तान में आई, जो अवाम ने महसूस किया, उस वजह से मैं समझता हूँ कि अवाम में उनकी पजीराई बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ज़रा भी अगर उनकी सियासी तौर पर पजीराई अवाम में होती तो वो इस तरीके से अफगानिस्तान छोड़ के बगैर किसी को बताए। डॉक्टर साहब, उनकी अपनी एक मंतिक है। साबिक सदर अशरफ गनी की जो स्टेटमेंट आई, उनका ये कहना था कि मैंने मुत्तहिदा अरब अमारात यानी अफगानिस्तान छोड़ के मैं इसलिए गया क्योंकि मुझे खूनरेजी का खदशा था, तो उसको रोकने के लिए मैं वहां से आ गया हूं, लेकिन जल्द ही वापस अफगानिस्तान आऊंगा। देखिए ये उन्होंने मेरा ख्याल है कि एक स्टैंड लेने की कोशिश की है और अपने उसको बचाने के लिए अपने आप को वक्ती तौर पर उन्होंने एक शोशा छोड़ा है, क्योंकि उनके होने से, उनके जाने के बाद तो खून रेजी के इम्कानात थे, लेकिन अगर वो होते, तालिबान से मुज़ाकरात करते, किसी हुकूमत की तश्कील की बात करते, तो शायद इसमें एक मुस्बत पहलू जो है वो उभर सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक ऐसे टाइम पर छोड़ कर गए हैं और ख़ास तौर पर उन पर जब इतनी बड़ी बड़ी एलिगेशंस लग रही हैं जिसका वो कोई सही तरीके से जवाब भी नहीं दे पाए, तो मैं समझता हूँ कि इन सूरत हाल के बाद अगर वो समझते हैं कि वो वापस आ सकेंगे और फौरी तौर पर, तो मेरा ख्याल है ये उनकी खामख्याली है, उन्हें इस तरह के ख्यालात में नहीं रहना चाहिए। और ख़ास तौर पर तालिबान जिस इस वक्त ताकत के साथ जिस पोजीशन में वो अफ़गानिस्तान में है, अशरफ गनी शायद बहुत जल्दी जो है वो अफ़गानिस्तान वापस नहीं आ सकेंगे। डॉक्टर साहब, अफ़गानिस्तान में अमन बहाल हो गया है, अमन बहाल हो जाता है, चाइना, रशिया सब जो हैं और दीगर ममालिक जब इन्हें तस्लीम कर लेते हैं, जो नज़र आ रहा है कि तस्लीम कर लेंगे, तो उसके बाद आप खित्ते की सूरत क्या देखते हैं? पाकिस्तान की मौशियत और अफ़गानिस्तान की मौशियत कितनी तेज़ी से आगे बढ़ेगी? देखिए ये एक ऐसी कैफियत है जो आपने बताया, अल्लाह करे कि ऐसा हो, मैं उसके लिए दुआगो भी हूँ और मैं समझता हूँ कि आपकी असेसमेंट बिल्कुल सही है, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान के लिए, हमारे लिए, खित्ते के दूसरे ममालिक जो हैं उनके लिए, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के अपने लिए बड़े अच्छे मौके होंगे। और तालिबान अगर बैनुल-अक़वामी जो इस वक्त रिवाज हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो एडवांसमेंट्स हैं, तालीम, सेहत, ख़ास तौर पे इक़्तिसादियात, उसके जो मुरव्वजा असूल हैं उनको अगर वो अपना लेते हैं और उनको अपने जो वो इस्लाम की और उसकी बात कर रहे हैं, इस्लामी निज़ाम की बात कर रहे हैं, उस सांचे में इन सब चीज़ों को ढाल लेते हैं और बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी का एक हिस्सा बन जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और उसके साथ साथ हम तो हमेशा ये अफ़गानिस्तान के साथ जो है इज़हार यकजहती करते हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या आप ये समझते हैं कि ईरान की जो सूरत हाल है, अगर अफ़गानिस्तान में तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल हो जाता है, एक हुकूमत तश्कील पा जाती है और पुरअमन तरीके से मामलात आगे बढ़ते हैं, तो ईरान को भी उभरने में कुछ आसानी हो सकती है? जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि तेल जो है वो अफ़गानिस्तान को देने का भी इंदिया दे दिया और दूसरी मशरक़ वस्ता में भी सप्लाई करने का इंदिया दे दिया।
ये बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमाया आपने। देखें, ये अपॉर्चुनिटीज जब बेहतर पैदा होंगी तो वो तमाम खिते के ममालिक के लिए होंगी और ख़ास तौर पर अपने अफगानिस्तान के लिए होंगी। ईरान, देखिए अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड मुल्क है और उसकी ज़्यादा डिपेंडेंस पाकिस्तान पे और उसके बाद फिर ईरान पर है। आपने देखा कि जब रेफ्यूजीज आए थे तो उस वक्त भी बड़ा इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में और उससे कम ईरान की तरफ आया था। इवन इंडिया जब जितना काम करता रहा है अफगानिस्तान में, उन्होंने भी ईरान की तरफ से लाइन जो है वो सप्लाई की, वो खोलने की कोशिश की। तो ईरान का इसमें बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है। पाकिस्तान का तो खैर है ही है, बहुत बड़ा वो है, क्योंकि टोटल डिपेंडेंस जो अफगानिस्तान की इक़्तिसादी तौर पर है, तिजारती तौर पर है, सप्लाईज है, खुराक है, बाकी सारी चीज़ें, ये सब की सब जो है वो पाकिस्तान और ईरान की तरफ से उनको जो है ना वो मिल सकती है। ईरान के लिए अपॉर्चुनिटीज है क्योंकि जाहिर है उसकी आवश्यकता है। और फिर उसके बाद आगे रसाई, अपने माल की सप्लाई, तिजारत, चीज़ें समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी और ये एक ऐसा ख्वाब होगा जो हम ईरान खासतौर पर खुद अफगानिस्तान पिछले 45 तालिबान को वहाँ पे कब्जा वापस आए हुए इक़्तिदार हम समझते हैं, कब्जा तो नहीं कहेंगे, इक़्तिदार में आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक अफ़गानिस्तान के अंदर एक बेयकीनी की सूरत हाल है। अभी तक हज़ारों अफ़गानी एयरपोर्ट के बाहर बैठे हुए हैं। ये बेयकीनी की कैफियत किस तरह ख़त्म होगी? देखिए राना साहब, मैं समझता हूँ कि ये बेयकीनी की कैफियत जो है ये शायद तालिबान अगर ना होते, यहाँ पर ना आए होते और अमेरिका ऐलान कर देता कि हम जा रहे हैं और जिसने हमारे साथ जाना है अफगानी ने हमारे साथ चले, तो एयरपोर्ट पर शायद यही कैफियत होती। और मैं इंडिया की आपको मिसाल देता हूँ कि आज इंडिया में अगर ऐलान हो जाए कि जिसने अमेरिका जाना है, जहाज़ जा रहे हैं, आप आ जाएं, तो इंडियन एयरपोर्ट्स पर भी यही कैफियत होगी, श्रीलंका में भी यही होगी। तो इसलिए उसका इसके साथ को बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। जैसे तालिबान ने कहा है कि हमने सबको माफ़ कर दिया है, लेकिन अब जब ये जहाज़ जाना बंद होंगे, ये इनखला तो है गैर मुल्कियों के लिए, इनखला अफगानियों के लिए तो नहीं। अपने मुल्क से कौन इनखला करता है? खुदा न खास्ता पाकिस्तान में या किसी और मुल्क में कोई प्रॉब्लम हो और अवाम कहे जी हमें यहाँ से बाहर लेकर जाएं, तो वो जस्टिफाइड नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस इनखला का तस्वुर ही गलत जो है ना वो किया गया है और सिर्फ गैर मुल्कियों को वहाँ से निकालें। बाकी अफगानी जिनका ये वतन है वो यहाँ रहें, जो बाहर हैं उनको भी वापस आना चाहिए और अपने मुल्क की तामीर में, अपने मुल्क की तरक्की में और उसमें उनको हिस्सा लेना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो एजुकेटेड तबका है, जिनके पास स्किल है, जिनके पास इकोनॉमी को चलाने का वो है, जिनके पास कॉमर्स को चलाने का तजर्बा है, वो वापस आने चाहिए, क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान को आगे लेके जाना है। जो अनपढ़ बेचारा जो पहाड़ों में बैठा है, जो उसने क्या मुल्क को चलाना है? तो इसलिए ज़रूरी है कि अफगान अवाम, जो पढ़े लिखे लोग जो बाहर बैठे हैं, वो बाहर जाने के जोर लगाने के बजाय तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन के मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, मुआशी गिरावट है, तो इस वजह से वो लोग बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं मुआशी तौर पर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन इकबाल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की बात करते हैं कि कुछ अजला में या कुछ सूबों में तालिबान के खिलाफ क्या कोई इत्तेहाद बन सकता है? क्या झड़पें हो सकती हैं? और अगर हुई तो वो खाना जंगी की तरफ लेकर जाएंगी या पुरअमन सूरत हाल कुछ दिनों में वज़ा हो जाएगी? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, शिमाली इत्तेहाद की अगर बात की जाए तो उस इत्तेहाद को बैक एंड पे सपोर्ट कौन कर रहा है? असलहा कहां से आ रहा है? पैसा कहां से मिल रहा है? यस सर, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और ये चीज़ बड़ी ज़ेर बहस है और ज़ेर बहस क्या, ये हकीकत बन चुकी है और बड़ी चीज़ें। देखिए, जिस जगह वो बैठे हैं उसके पीछे हिंदू का एक सिलसिला है। फ्रंट पे आप आते हैं, वहाँ पर लड़ाई सिर्फ फ्रंट से हो सकती है। उज़्बेक वहाँ बैठे हैं और वहाँ पर दीगर कौमें बैठी हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ, वहाँ पर इस वक्त जो हमारे पास इतला है, जो ज़राए ने हमें इतला दी है, वहाँ पर एंटी तालिबान तमाम कुव्वतें, वहाँ पर उन तमाम कुव्वतों को इकट्ठा कर दिया गया है और उनको 4 बैरूनी ममालिक से इमदाद मिली है, पैसा मिला है, असला मिला है, गाड़ियाँ मिली हैं। ऐसा असला मिला है जो इससे पहले उनके पास नहीं था। वो एक चीज़ कि मज़ीद उनकी कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका की तरफ से भी उन्हें सपोर्ट मिले, जिसकी उनको यकीन दहानी थी। लेकिन अमेरिका की तरफ से सपोर्ट उनको इसलिए नहीं मिली कि अमेरिका के 6000 फौजी यासर अभी मौजूद हैं। अगर 1% भी अमेरिका की तरफ से उन्हें शमाली इत्तेहाद वालों को सपोर्ट मिलती है तो काबुल में मौजूद उनके जो फ़ौजी हैं
उनकी ज़िंदगियां ख़तरे में पड़ जाएंगी। लिहाजा अब तक अमेरिका इस पर मुकम्मल तौर पर खामोश है, वो सपोर्ट नहीं कर रहा। अब वहाँ पर 3 गैर मुल्की सफ़ीर जो हैं इस वक्त भी वहाँ पर मौजूद हैं, शुमाली इत्तेहाद के ज़ेर कब्ज़ा इलाके में मौजूद हैं, और वहाँ पर बाकायदा उन सफ़ीरों की जो मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने वहाँ पर बाकायदा उन्हें यकीन दहानी कराई है कि अगर आप यहाँ से, अगर आप पे हमला होता है और किसी सूरत में भी वो आपके ऊपर गालिब आ जाते हैं, तो आपको यहाँ से निकालने के रास्ते भी हमारे पास मौजूद होंगे, आप हमारे इन ममालिक में आकर रह सकेंगे। या सर ये मैं आपको मुसद्दक़ा इतला दे रहा हूँ। अब उस पर क्या हुआ, जो उज़्बेक वहाँ पे हैं उनके हवाले से बिल्कुल उज़्बेक हुकूमत जो है वो स्टैंड ले चुकी है कि हम किसी सूरत में भी उन उज़्बेक लोगों को ना वापस आने देंगे, ना उन्हें सपोर्ट करेंगे। ये उन्होंने तालिबान को यकीन दहानी करा दी है। अब वहाँ पर असला, जदीद तरीन असला समझ लग गई आपको कि इसराइल और भारत से आया। वहाँ पर उस इलाके में 22 ऐसे हेलीकॉप्टर मौजूद हैं जो भारतीय हैं। यासर साहब, भारतीय हेलीकॉप्टर उस इलाके में मौजूद हैं। अब भारत जो है वो एक तरफ तो तालिबान के साथ मुज़ाकरात की राह निकाल रहा है, हमने पहले भी बताया था, दूसरी तरफ उनको सपोर्ट की जा रही है। अब तालिबान की तरफ से बिल्कुल वाज़े तौर पे अभी तक कई वफूद उनको मिल चुके हैं, कई लोगों ने उनको जाकर उनसे बातें की हैं, लेकिन वो वही कह रहे हैं कि जी हमें वजारत ख़ारजा भी दें, हमें 6 सूबों की गवर्नरशिप भी दें। देखिए ये मुमकिन नहीं है। तालिबान तकसीम करने के लिए इक़्तिदार जो है वो मुंतकिल करने, अपने लोगों को बीच में बराइज करने के लिए तैयार है, लेकिन वो किसी की शर्त पे नहीं है। अब आज के दिन में भी वहाँ पे झड़पें हुई, कल के दिन में भी झड़पें हुई। अब तालिबान आज के दिन तक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये मामला पुरअमन तरीके से हल हो जाए। अच्छा, पुरअमन तरीके से मकामी लोग हल करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन ये जो गैर से आए लोग वहाँ पे मौजूद हैं, जो दूसरे लोग वहाँ पे मौजूद हैं, जो इनको दर से पर्दा सपोर्ट कर रहे हैं, वो किसी सूरत नहीं चाहते, किसी सूरत नहीं चाहते कि अमन कायम हो। वो हर सूरत चाहते हैं कि वहाँ पे एक ऐसा माहौल पैदा हो जाए कि पूरी दुनिया के अंदर वो ये बावर करा सकें कि जनाब तालिबान जो है उनके ख़िलाफ़ मज़ाहमत हो रही है और लिहाजा तालिबान की हुकूमत को कबूल ना किया जाए। या सर ये एक ड्रामा चाह रहा है। राना साहब, एक सवाल है जो हर आम पाकिस्तानी के जहन में है कि तालिबान के बरसरे इक़्तिदार आ जाने के बाद TTP किसी तरीके से मुतहर्रिक ना हो जाए, तो जिसके तनाजुर में हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी है। तो TTP के हवाले से आप क्या समझते हैं कि तालिबान क्या स्टैंड लेंगे और आने वाले दिनों में ख़तरात हमें किस हद तक कम होते दिखाई देते हैं? इस तरह एक चीज़ ज़हन में रख लें यासर, बिल्कुल ये फाइनल है, TTP, पाकिस्तान और दाइश, इनको किसी सूरत में भी तालिबान माफ़ नहीं करेंगे। ना इनको अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल करने दी जाएगी, ना इनको अफ़गानिस्तान में पनाह दी जाएगी, ना इनके अफ़गानिस्तान में ट्रेनिंग कैंप बनने दिए जाएंगे, ना ही इनके अफ़गानिस्तान में कोई ऐसे अड्डे रहेंगे कि जिसकी वजह से ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करे। लिस्टें उनके पास मौजूद हैं, लोगों का उनको हमसे ज़्यादा इल्म है, उनको ये भी पता है किसका कौन सा अड्डा है। मैंने आपसे चंद दिन पहले प्रोग्राम में कहा था कि बहुत सी चीज़ें उनके हाथ लग गई हैं और उनमें बहुत से नाम भी उनके पास आ चुके हैं, और ये थोड़ा सा इक़्तिदार का मामला दुरुस्त हो लेने दें, उसके बाद बारी जो है ना वो TTP की और दाइश की है। ये मैं आपको बिल्कुल कन्फर्म कह रहा हूँ। कोई ये समझे कि तालिबान के होते हुए, कोई शख्स ये समझे कि तालिबान के होते हुए कि आप ये समझ लें कि वहाँ से TTP बैठ के काम करेगी, वहाँ से दाइश बैठ के काम करेगी, वहाँ से पाकिस्तान के अंदर जो सहूलतकार हैं उनके और उनके रवाबत होंगे और कोई मामला होगा, ऐसा नहीं है। इस मामले में पाकिस्तान को यकीन दहानी भी करा दी गई है और तालिबान ख़ुद भी समझते हैं कि तालिबान के ये नोटिस में है, तालिबान के ये इल्म में है, तालिबान के पास ये इंफॉर्मेशन है कि TTP और दाइश जो है वो किन ममालिक की सपोर्ट से चल रही थी, और तालिबान किसी सूरत में भी पाकिस्तान के साथ अपने तल्लुकात ख़राब नहीं करेंगे। ज़ेरे में रखिएगा, पाकिस्तान के साथ तल्लुकात ख़राब करने का मकसद है चाइना के साथ, पाकिस्तान से तल्लुकात ख़राब करने का मकसद है रशिया के साथ, पाकिस्तान से तल्लुकात ख़राब करने का मकसद है, मतलब है कि आप तुर्की के साथ। तो मुझे एक बात दें, जिस खित्ते में आपने हुकूमत करनी है, जिस खित्ते के एक मुल्क ने अपनी मुआशी सूरत-ए-हाल बेहतर करनी है, तो उसके लिए पाकिस्तान, चाइना और रशिया को मद्देनजर रखते हुए फैसले किए जाएंगे। राना साहब, एक आखिरी सवाल ब्रेक पे जाने से पहले, अफगानिस्तान 3 सल्तनतों का कब्रिस्तान बना। बरतानिया पहले आया, मार खाई, अफगानिस्तान आज़ाद हुआ, फिर रशिया आया, फिर अमेरिका आया।
क्या वजह है? अफगानिस्तान में खासियत क्या है जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि यहाँ पे कोई गैर मुल्की जो कुव्वत है वो हुकूमत नहीं कर सकती? अफगानियों में देखें, दो चीज़ें ध्यान में रखेंगे। ये पहाड़ी लोग हैं, इन कबायली लोग हैं, इनके कबायली कवानीन हैं, इनके कबायली जरगे हैं। ये सिर्फ ये आपने 4 कुव्वतों की बात की है, 3 कुव्वतों की। आप ज़रा माजी में चले जाएँ, अफ़गानिस्तान में कोई भी गैर मुल्की आया है वो हुकूमत नहीं कर सका। मैं जदीद दौर की बात कर रहा हूँ। जदीद दौर में तो ये बड़े ठाठों से आए ना, तो नहीं कर सके। इसलिए नहीं कर सके कि अफ़गानिस्तान का हद्दोहाल, अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ कबाइल, अफ़गानिस्तान के हर सूबे का हर कबीला, हर सूबे के रहने वाले लोग जो हैं उनका अंदाज़ बिल्कुल चेंज है। आज तक अफ़गानिस्तान, पूरे अफ़गानिस्तान में आज तक, चाहे अमेरिका हो, बरतानिया हो, रशिया हो, कोई भी मुकम्मल तौर पे वहाँ पे कब्ज़ा नहीं कर सका, मुकम्मल हुक्मरानी नहीं कर सका, क्योंकि वहाँ के लोग किसी सूरत में भी कबूल करते ही नहीं हैं। उनके स्टाइल, उनके अंदाजे, हर चीज़ अलहदा, और किसी और गैर मुल्की को उस सरजमीन पर लड़ने पूरी कोशिश के बावजूद भी वो लड़ नहीं सकते। यार आप देखें ज़रा तालिबान को, एक पाँव में जूता नहीं उनके, सूखी रोटी वो खाते हैं, पानी जो है वो मिल जाए तो पी लेते हैं, प्याज के साथ यहाँ रोटी खा लेते हैं। उन्हें सिर्फ नमाज पढ़नी है, अल्लाह अल्लाह करना है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है नक्शे उनके दिए हुए जो है उनके मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी है, उस पर हसना के मुताबिक। तो उसके बाद आप किस तरह समझते हैं उनको कौन डरा सकता है? यहाँ पे टैंकें, दूसरे हर चीज़ देखिए। आप ज़रा गौर तो करें ना। ये आप देखें कि इस दफ़ा उन्होंने कोई ऐसी चीज़ की है, उन्होंने अपनी ज़ुबान से, अपनी मिठास से कमाल कर दिया, लोगों को अपना गिरफ्तार कर लिया। उम्मीद करते हैं कि जो भी हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आए वो मुल्की व कौमी मफाद में हो और ख़ुद बेहतरी का सबब बन सके। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, अब कुछ खेल के हवाले से बात कर लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसका नया चेयरमैन कौन बनेगा? एहसान मानी जो मौजूदा चेयरमैन है, उनकी मुद्दत ख़त्म होने वाली है, तो उनकी मुद्दत में तौसी के हवाले से इत्तलात ये हैं कि मुद्दत में तौसी नहीं दी जाएगी। लेकिन उनकी वज़ीर-ए-आज़म से आज मुलाकात हुई और उनकी मुलाकात के साथ साथ रमीज़ राजा साहब की भी मुलाकात हुई है। एहसान मानी साहब से सवाल किए गए डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी के हवाले से। तो आने वाले दिनों में पीसीबी के हवाले से खबर क्या मंजर आम पे आएंगी कि चेयरमैन कौन सा तायुनात किया गया? चेयरमैन की तायुनाती क्रिकेट पर किस हद तक असरअंदाज हो सकती है? नाज़रीन, इसी इशू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब ने। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरफराज नवाज साहब, इमरान खान साहब से आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे, क्रिकेट इकट्ठे खेली, बड़ी दोस्ती रही। क्या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब आपकी तजवीज़ पर, आपके ख़त पर अमल करेंगे? देखें, मैं तो इमरान खान को ये रिक्वेस्ट की है कि अमल जो मर्जी वो करें, लेकिन मैं उनको हकीकत सामने लेके आया हूँ और आर्मी चीफ के सामने भी लेके आया हूँ, क्योंकि यही चाह रहा है कि इमरान खान जो मिलके चूज़ करते हैं जिस तरह भी हो, तो उनके एक नोटिस में ले आए चीज़। और मेरी ये जिम्मेदारी थी जो मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, बाकी इनकी मर्जी है जो करना है। जी, आप सरफराज साहब क्या समझते हैं कि मौजूदा जो पीसीबी का स्ट्रक्चर है, एहसान मानी साहब ने उसमें डेवलपमेंट क्या की है, और वो डेवलपमेंट बेहतरी के लिए है या मजीद हमें पीछा ले गए? नहीं, देखें, अब तो आइंदा का भी सोचना साथ उसमें यह है कि वर्ल्ड कप इज राउंड द कॉर्नर। अक्टूबर में वर्ल्ड कप होना है और इस वक्त अगर आप चेंज करेंगे तो फिर जो नया आएगा अपनी टीम लेके आएगा, और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान अचीव नहीं करता तो जो नया आने वाला होगा वो यही कहेगा, ब्लेम देगा कि जी मैं तो अभी आया हूँ, ये तो पिछला बोर्ड तबाही कर गया था, इसलिए पाकिस्तान टीम नहीं जीती। तो इसलिए भी मैं कहूँगा कि मानी साहब को कुछ एक्सटेंशन मिल जाए ताकि वर्ल्ड कप तक वो रहें, और उसके बाद जो भी देखना है उसको फिर देखें। जी, आपने कहा कि एक्सटेंशन मिल जाए, मेरी इतला के मुताबिक उन्हें कुछ टाइम मिल गया है, आपके पास क्या इतला है? देखें, मैं तो लंदन में बैठा हूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ कि एक्सटेंशन होनी चाहिए, और इसके ऊपर इमरान खान साहब को सोचना चाहिए कि वर्ल्ड कप तक तो इसको डेफिनेट रखें, बाकी उनकी मर्जी है। जी, सरफराज साहब, आप क्या समझते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जैसा एक खिलाड़ी हो और पीसीबी उसकी मौजूदा परफॉर्मेंस,
आप नहीं समझते कि मौजूदा परफॉर्मेंस इससे कहीं हद तक बेहतर हो सकती थी अगर वजीर आजम बेहतरीन तरीके से तवज्जो देते? देखें, वजीर आजम ने तो ये सिस्टम लेके आए हैं ऑस्ट्रेलियन, जिनकी आबादी आप देखें पाकिस्तान के मुताबिक 1/10 भी नहीं है, तो उसका सिस्टम पाकिस्तान में नहीं चल सकता था। और इसमें आपने देखा है कि पाकिस्तान में जो टीमें कम कर दी हैं, जो अदारे थे उनकी टीमें ख़त्म कर दी हैं, खिलाड़ियों को बेरोजगार कर दिया है, ये इमरान खान को नहीं पता चला ना। इसके ऊपर उसको सोचना चाहिए था कि जितने ज़्यादा क्रिकेटर खेलेंगे, अब आप देखें 3 साल से क्लब सिस्टम ही बंद है, कोई क्लब नहीं पाकिस्तान में चल रही, डिस्ट्रिक्ट नहीं चल रहा है, डिवीजन नहीं चल रही, और 6 टीमें बनाई हुई हैं, जिसके ऊपर मैं कहूँगा कि 170-80 प्लेयर हैं, वरना तो आप 1200-1400 प्लेयर में से सिलेक्शन करते थे। तो इसलिए मैं कहूँगा कि यानी माजी में डिपार्टमेंटल क्रिकेट से आप क्रिकेटर को चूज करते थे, वहां से बेहतरीन इंतखाब हो जाता था, तो क्रिकेटर डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद करके डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ जो तवज्जो देना शुरू की है, उससे भी कुछ जवाल पजीरी की तरफ हम गामजन हुए हैं। और चेयरमैन पीसीबी को लेकर आपका मौक़िफ़ ये है कि एक्सटेंशन अगर दे दी जाए तो वो वर्ल्ड कप के लिए बेहतर हो सकती है। बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।